प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन और रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले सेनेट कमेटी बराए दाखिला में सिंध हुकूमत के टीटीपी और टीएलपी के मुतालिक खौफनाक इंकशाफात, तहरीक लब्बैक को पंजाब का एमक्यूएम न बनाएं, सिंध हुकूमत ने खबरदार कर दिया। टीएलपी इशू पर हुकूमत की मिस हैंडलिंग, पाकिस्तान को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे 9 सालों में कराची के अंदर 9,000 से जायद अफराद कत्ल, अगवा, भत्ताखोरी, स्ट्रीट क्राइम की वारदातों ने कराची के अवाम का सुकून छीन लिया। सिक्योरिटी इदारे अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करने में कैसे नाकाम हुए, सेनेट दाखिला कमेटी में जो सनसनीखेज इंकशाफात हुए हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा बात करेंगे मुल्क दिवालिया हो चुका, शब्बर जैदी ने इमरान खान हुकूमत की मौशी पॉलिसीज के दावों का भांडा फोड़ दिया। बगैर नाम लिए शब्बर जैदी के वज़ीर आज़म इमरान खान पर तंज के तीर, क्या वाकई हुकूमत मौशी महाज पर मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे जहांगीर तरीन के खर्चे से ही इमरान खान का घर चलता था, जस्टिस वजीउद्दीन डट गए, हुकूमत ने भी उनके खिलाफ दावा दायर करने का ऐलान कर दिया। दूसरी जानिब वजीउद्दीन का जहांगीर तरीन पर चीनी स्कैंडल में फायदा उठाने का इल्जाम, इमरान खान का जहांगीर तरीन से खराबी ताल्लुक को भी झूठ करार दे दिया। और इसके अलावा टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन बहरान का शिकार, वजारत पेट्रोलियम पर धोखा देने का इल्जाम, वफाकी वजीर हमाद अजहर ने एप्टमा इल्जाम झूठे करार दे दिए। मिल्स में 12 घंटे की लोड शेडिंग, मामला ऐसे चलता रहा तो इक्तिसादी तरक्की खत्म हो जाएगी। एप्टमा ने हुकूमत को वार्निंग दे दी। असल मामला क्या है, इसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। आमिर साहब, सबसे पहले 16 दिसंबर हैज एन उसकी हिस्टोरिकल एक सिग्निफिकेंस है पाकिस्तान के लिए और अनफॉर्चुनेट है। ढाका फॉल एंड देन एपीएस, ऐसे वाकयात हैं जो स्याह धब्बा हैं हमारी तारीख। ये स्याह धब्बा जो है, हर काम हर मुल्क के लिए कोई ना कोई ऐसे वाकयात या कुछ तारीखें होती हैं जो कि उनके लिए गम का, दुख का पहलू उनके अंदर होता है। और हमारे लिए 16 दिसंबर है दो वजूहात की वजह से। एक तो ये रिसेंटली जो है एपीएस का वाक़या पेशावर में, जो बच्चों को तालिबान ने, टीटीपी वालों ने जिस तरीके से मारा, और वो क्योंकि बच्चे थे और जिस तरीके से उनको मारा गया वो हमारे ही नहीं पूरी दुनिया भर में उसका दर्द महसूस किया गया। और वो अभी भी सिलसिला इसलिए जारी है। एक तो यह है कि वो बच्चों के लवाहिकीन की अभी भी उनके दुख का मदावा नहीं हुआ। अभी रिसेंटली जो है सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया हुआ था उनके लवाहिकीन को, और वो बच्चे, कोई माएँ रो रही थी कि हमारी तशफ़ी नहीं हुई है। और दूसरा, टीटीपी का जो एक वादा किया गया था, पूरी कौम ने एक अहद किया था कि नेवर अगेन, हम दोबारा नहीं करेंगे। तो अभी ये जो ख़बरें आती हैं कि जनाब उनके साथ तल्लुक़ात बहाल किए जा रहे हैं, माफ़ी की जा रही है, तो शुक्र है दरमियान में कुछ लोगों ने क्लैरिफाई किया है कि जनाब जो कोशिश की गई थी वो सिर्फ जो बंदे जिनका बहुत थोड़ा कसूर था या वो था, मगर ये आसान काम नहीं है। और टीटीपी की ये जो रिसर्जेंस की खबरें आ रही हैं, सो ये मसला भी अभी दबा नहीं है। दूसरा, ज़ाहिर है 16 दिसंबर सकूत ढाका का दिन भी है, और सकूत ढाका को 50 साल हो गए हैं। जिस तरह मैंने कहा, दूसरा कि तमाम कौमों की ज़िंदगी में ये इस तरह के वाक़यात होते हैं, जुल्म व तशद्दुद के होते हैं, और उनके वो ज़मीर पे बोझ होता है, कई दफ़ा उसको वो झुठलाते हैं। फ्रांस का अल्जीरिया में जेनोसाइड किया उन्होंने, बरतानिया ने अपनी कॉलोनीज़ में, हिंदुस्तान में भूख नंग, यहाँ पे अफलास कहत हो गया कलकत्ता में, और सारा फूड उठा के वो जो है ना वो जलियांवाला और बेताशा रहे अफ्रीका में कॉलोनीज़ में। इस तरह अमेरिका ने मेक्सिको में रेड इंडियंस के साथ जो किया, जापानियों ने चीनियों के साथ किया, तो ये होता रहा है तारीख में। मगर ये भी ज़रूर होता रहा है कि जब कौमें मैच्योर हो जाती हैं तो वो जब अपने पाँव पे खड़ी होती हैं और बड़ी हो जाती हैं कह लें, तो वो फिर दो चीज़ें ज़रूर करती हैं कि एक तो वो उसके मुतल्लिक बात कर सकती हैं खुल के, उससे सबक हासिल कर सकती हैं, उसके मुतल्लिक आगाही हासिल करती हैं, और कई दफ़ा उसके मुतल्लिक जो गलत अक़दाम हुए होते हैं माफ़ी भी मांग लेती हैं। और इसमें छोटापन नहीं होता, इसमें बड़ापन होता है कि ये कौम अब इतनी तरक्की कर गई है, दिमागी तौर पे इतनी पुख्तगी हासिल कर चुकी है, और अपने आप में इतनी कॉन्फिडेंट है, और अखलाकी तौर पे इतनी बड़ी हो चुकी है कि ये अपनी गलतियां मानती हैं। गलतियां हर एक से होती हैं, इंसानों से होती हैं, कौमों से होती हैं, मुल्कों से होती हैं, रियासतों से होती हैं।
तो अभी एक अच्छी बात है, अभी भी वैसे काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनके लिए ये जो है ना बर्दाश्त करना सकूत ढाका का, और इसको ये समझना कि जनाब ये सिर्फ कोई फ़ौज के लिए सलार है या उनकी बेइज्जती करने के लिए की जाती है, और उसमें बेताशा आप कह सकते हैं कि एग्जैजरेशन भी होती है, मुबालगा भी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक फिगर चलता है कि जी 30-40 मिलियन लोग मार दिए गए, जो कि अब तारीख ने साबित कर दिए कि इतने लोग नहीं मारे गए थे। फिर कह दिया जाता है कि 90,000 पाकिस्तान के जो है फ़ौजी कैदी थे। 90,000 कैदी नहीं थे, कैदी 30-35 हज़ार थे फ़ौजी, बाकी सिविलियंस थे। इस तरह ही कुछ फैक्ट्स गलत है, मगर ये भी कहना बिल्कुल गलत है कि वहाँ पे वॉर क्राइम्स नहीं हुए थे, वहाँ पे तशद्दुद नहीं हुआ था, वहाँ पे इंसानी हकूक़ की पामाली नहीं की थी। हमने वहाँ पे बड़े जुल्म किए, गलतियाँ की, और काफ़ी सारे लोगों ने इस पे बड़ी खुल के किताबें लिखी हैं। 2-4 किताबों के मैं नाम ले सकता हूँ, आप ले सकते हैं, क्लास साहब ले सकते हैं, और बेताशा अदब लिखा गया। फ़ौजियों ने भी लिखा, सिविलियंस ने भी लिखा, जिससे कि हमारी नॉलेज में अब इजाफा है। कि इस दफ़ा खुशी की बात यह है कि हमने काफ़ी चीज़ों का सच्चाई की तरफ गामजन है, हम मानने की तरफ जा रहे हैं। जिसकी एक तो अभी रिसेंटली बड़ी खुशी हुई, जावेद जब्बार साहब ने एक डॉक्यूमेंट्री की है, जिसके अंदर वो तमाम, क्योंकि सकूत ढाका में जो लोग जिन्होंने एक्शन किया या ज़िम्मेदार थे, वो जनरेशन 50 साल बाद अब दिन ब दिन ख़त्म होती जा रही है। तो काफ़ी सारे जो लोग बचे थे उनकी रिकॉर्डिंग करके ये तारीख का हिस्सा बना लिया कि ये याद रहे कि हमने क्या गलतियाँ की थी। और उसके बाद उसका असर बांग्लादेश में भी आया है कि अभी बिल्कुल रिसेंटली सीना वाजिद फॉर एग्ज़ाम्पल, पाकिस्तान का नाम सुनते सारी उनको एक गुस्सा सा आ जाता था। उनकी भी नरमी थोड़ी सी आई है और उन्होंने इशारे दिए हैं, ये पाकिस्तान का शायद वो चक्कर भी लगाए हैं, ये इस पर भी प्रोग्रेस हो रही है। दूसरा, असम के अंदर जो बंगाली मुसलमानों के साथ सलूक हो रहा है, और इंडिया के रिसेंटली जो बांग्लादेश के साथ रिफ्ट चल रहा है बॉर्डर के और नेशनैलिटी के हवाले से, तो बंगालियों में भी एक जो है वो थोड़ा सा इंडिया की तरफ पहले जो बहुत ज़्यादा रुझान था, वो थोड़ी सी चेंज ऑफ थिंकिंग नज़र आती है। तो वो जो एक आइडियल था कि उस ज़माने में ये कहा जाता था कि अगर उस वक्त सकूत ढाका के वक्त और 60s-50s में जब ये गलतियाँ दोहराई जा रही थी, अगर कोई स्टेट्समैन होता, अगर कोई अक्लमंद लोग होते, तो बड़ी वो जो 6 नुकात मांगते थे वो शेख मुजीबुर रहमान, वो हमने 18वीं तरमीम में उससे डबल दे दिया हुआ है। तो वो कोई ऐसी बात नहीं कि कन्फेडरेट कर ले, बना लेते, और यही चीज़ें खूबसूरती से तय हो जाती हैं कि बिल्कुल आप अपने खित्ते में रहे, हम अपने खित्ते में रहते हैं, और एक लूसी अरेंजमेंट कर लेते हैं। तो आज पाकिस्तान बहुत ज़्यादा ताकतवर भी होता और भारत के लिए बड़ी मुश्किलात हो रही। वैसे तारीख इसी तरफ ही जा रही है। ये वो कहने को वो बांग्लादेश बन गए हैं, मगर वो असल पाकिस्तान याद रहे बांग्लादेश था। मुस्लिम लीग जो थी 1906 में बनी ही बंगाल में थी, ढाका, बिल्कुल ढाका में बनी, और उसके बाद ये पार्टीशन ऑफ बंगाल से ही पाकिस्तानी तहरीक जो थी पाकिस्तान की, उसको जो है तक़वियत मिली। और जो पाकिस्तान की तारीख जो मूवमेंट थी वो लार्जली बंगाल में हुई। ये लोग हम भूल जाते हैं कि जो हमें तोहफे में पाकिस्तान मिला, कायद-ए-आज़म की काविश थी, और नेहरू, पटेल और गांधी की ये माना जा चुका है उनकी नालायकी और हठधर्मी की वजह से। फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट मैं कह दूँ, 1937 के जो इलेक्शन हुए थे, तो ये जो खित्ता पाकिस्तान इस वक्त है, इसमें मुसलमानों की जो रिजर्व पूरे हिंदुस्तान में सीटें थी 448 सीटें थी। पूरा जो खित्ता पाकिस्तान है इस वक्त जो पाकिस्तान है, 448 में से सिर्फ 2 सीटें पंजाब में से मिली थी मुस्लिम लीग को 1937 में, एज लेट एज 1937, और 1 सीट से नहीं मिली थी, 1 सीट NWFP पे नहीं मिली थी। बलूचिस्तान उस वक्त वैसे ही कमिश्नरेट था, एक जो है प्रोविंस था। तो ये बाद में जो है एज लेट एज 1944-45 क्रिस्प मिशन तक कायद-ए-आज़म कह रहे थे अगर आप हमें हमारे पाकिस्तान के इस मुस्लिम मेजॉरिटी इलाकों में थोड़ी सी ऑटोनॉमी दे दें तो हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए।
वो रिजेक्ट किया था नेहरू ने, गांधी ने, पटेल ने, जिसके बाद हम मजबूर हो गए। और पाकिस्तान आज खुशकिस्मत है कि जब हिंदुस्तान में हम देखते हैं कि मुसलमानों का जब हाल होता है तो हमें लगता है कि क्या जना कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना कितने उनकी फोरसाइट थी, उन्होंने उस ज़माने में जो कह दिया था कि ये हमारे साथ मेजॉरिटेरियनिज्म करेंगे, अक्सरियत की बुनियाद पे हमारे साथ ये करेंगे। मज़ीद लास्टली कि पाकिस्तान बना था अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पे, तो हमें मेजॉरिटेरियनिज्म नहीं करना चाहिए। हमें यहाँ अक्सरियत के नाम पे ये जो हम ब्लास्फेमी लॉज में बुरा सलूक करते हैं, ये जो हम हिंदू भाइयों के लिए और क्रिश्चियन भाइयों के साथ जो बुरा सलूक होता है, हम बने ही इस बात पे थे कि हमारी अक़लियतों का, मुसलमान उस वक्त अक़लियत थे कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान चाहिए। और अब हम जब खुद अक्सरियत बन गए हैं तो हम अक़लियतों के साथ बुरा सलूक करते अच्छे नहीं लगे। हम इस पे ऐसे दिनों में गौर करना चाहिए। ये तकरीर थी, मेरे दिल से मैं ये करना चाह रहा था, जरूरी थी। इट वाज वेरी ट्रांसपोर्टिंग। मतलब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ज़ाहिर है, और हिस्ट्री में जो जो चीज़ें जैसे जैसे दिमाग में फीड हुई होती हैं तो उसकी करेक्शन भी होती है, समझ आती हैं चीज़ें किस तरह से हुई। क्लास साहब, और बड़ी खूबसूरती से आमिर साहब ने एंड पे वही वो बात कर दी, यानी जो हमारी हिस्ट्री रही, जो हमारी गलतियाँ रहीं, जो इस डेट की सिग्निफिकेंस है और जो आजकल के हालात हैं। अगर वो उस रिपोर्ट की बात करें जो ये सेनेट दाखिला कमेटी और उसमें जो इंकशाफात हैं, हमारा ट्रैक वही है। आई मीन बहुत अजीब सी चीज़ है। अभी आमिर साहब ने बड़ा कम्प्रिहेंसिवली बड़ा अच्छा एनालिसिस किया है जो नौजवान नस्ल है, क्योंकि जो हमें मुताले पाकिस्तान पढ़ाया जाता है, के अजीज़ साहब ने बड़ी खूबसूरत किताब लिखी है कि तारीखी तौर पर, या उसको उर्दू में बाद में ट्रांसलेट किया कि इंग्लिश में थी वो, कि तारीखी मुगालते के नाम से किया गया है कि कैसे कैसे यहाँ पे तारीख को हमने अपनी कहते हैं ख्वाहिश को खबर बना ली है। तो जो ख्वाहिश या जो हिस्ट्री हमें सूट करती थी हमने वैसे लिख के मुताले पाकिस्तान में पूरी कौम को पढ़ा दिया, और अल्लाह के फजल से। बल्कि मैं BBC की एक रिपोर्ट देख रहा था इंटरेस्टिंगली कि अभी उन्होंने किया है बांग्लादेश और पाकिस्तान की यूथ को उन्होंने अप्रोच किया है कि आप लोग कैसे फील करते हैं 1971 का जो वाक़या हुआ। तो उनकी ऑब्जर्वेशन ये थी कि बांग्लादेश के जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा अवेयर थे अपनी तारीख से, हिस्ट्री से और उनसे चीज़ों से, और पाकिस्तानियों को अल्लाह के फजल से जो मुताला पाकिस्तान में पढ़ता है वही था। वो तो मैं आज उसको देख रहा था अखबार में डान में कि 17 तारीख का जो वो डान था इसका 16 दिसंबर को फाल हुआ, तो उसमें याह्या खान साहब का बयान छपा हुआ है। आज किसी ने, मेरे हुसैन हक्कानी साहब ने शायद उसको ट्वीट किया हुआ था, उसमें छपा हुआ है कि वी विल फाइट टिल एंड। हथियार डाल चुके हैं, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, उनका जंग जारी, हम लड़ रहे हैं। 13 दिसंबर को न्यारी साहब ने कहा था कि ओवर माय डेड बॉडी, और मेरी वो लाश के ऊपर से ही सरेंडर होगा, और 2 दिन बाद सरेंडर वो हो गया था। और जनरल जैकब जो थे वो जो उसको वो इंडियन आर्मी को वहाँ लीड कर रहे थे उधर वहाँ पे उनको ऑपरेशन को, उन्होंने बाद में अपनी बुक्स में भी लिखा कि हम उनसे जाके एक तरह की सीज फायर उनके जहन में थी कि वो करते हैं, तो सरेंडर नहीं वो करने गए थे, बल्कि वहाँ पे जब गए तो नियाजी साहब ने फिर आगे से उन्होंने वहीं मौका देखा तो वहीं सरेंडर करा दिया। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ उनकी बुक में है, मेरे को जसवंत सिंह ने जो लिखी है इंडिया एट रिस्क, अगर मैं गलत नहीं कह, उसमें मैंने पढ़ा था कि वो जो पिस्टल था जो उनको हैंड ओवर करते हैं ना, एक उसकी सरमोनियल एक होती है, तो वो भी वो कहते हैं चलने वाला नहीं था। ये उनकी बुक में लिखा हुआ था, जो पिस्टल उन्होंने हैंड ओवर किया था इंडियन आर्मी को, तो वो बिल्कुल फारिग था, जंग आलूद था शायद। उसकी खैर इंटरप्रिटेशन उन्होंने ये की कि असली नहीं दिया था, तो किसी उस सिपाही से लेकर उन्होंने उनको हैंड ओवर कर दिया था, जनरल इनको अरोड़ा वगैरह इन कंपनी को। ये हिस्टोरिकली तौर पर बुक्स हैं कि इंडियन खुद मानते हैं कि हम उनके सरेंडर के लिए नहीं गए थे, निगोशिएट करने गए थे कि इसका कोई सीज फायर करके कोई इसका देखते हैं कि क्या हल नहीं इसका निकल सकता है। ये मैं आपको उनके तरीके तौर पर बता सकता हूँ। आमिर साहब ने भी बात की है उसकी मेरे क्रिस्प उसके मिशन की, अगर मैं गलत नहीं कर, कैबिनेट मिशन था वो 46 में जो आया था, लास्ट उन्होंने अटैम्प्ट की थी 46-7 में कि अगर इंडिया पाकिस्तान जो है इनको जहाँ मुस्लिम एरियाज़ हैं उनको ज़्यादा इंडिपेंडेंस दे के, ऑटोनॉमी दे के, जिसमें बंगाल भी था, जो बंगालियों ने बाद में 40 की जो रेजोल्यूशन थी उसको बुनियाद बनाया। उन्होंने कहा उस वक्त भी ये 2 मुस्लिम स्टेट की बात की गई थी, स्टेट्स का जिक्र था रेजोल्यूशन, पाकिस्तान रेजोल्यूशन में, और वो भी बंगाली ने पढ़ा था फजल साहब ने। तो उस वक्त वक्ती तौर पर उन्हें कहा गया था कि आप उसकी बात ना करें बंगाल की, बस स्टेट्स कर देते हैं, देन बाद में हम देख लेंगे। सो बंगालीज के जहन में यही था, मैं एक और उस बुक पढ़ रहा था कि शायद आपने हमें भी देना है, वक्ती तौर पर तो दबा दिया। खैर जो कुछ हुआ दैट्स। आपका सवाल एक और चीज़ थी, क्या हमने कोई सबक सीखा है, या आपको लगता है बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ है हमने सबक सीखे हैं यहाँ पे, या जिस तरीके का या पश्तीन इनकी PTM मूवमेंट को हमने हैंडल करने की कोशिश की, ये सबक सीखने वाली बातें हैं। एक यहाँ दानिश्वर लेके हैं उस लम्स की यूनिवर्सिटी से जनाब, और वो आए हैं, एक उनको यहाँ रहमतुल आलमीन अथॉरिटी का चेयरमैन बनाया गया। उनके ज़रा भाषण सुने, ज़रा लेक्चर सुने। उन्होंने तमाम सन ऑफ द सैल जो हैं इस खित्ते के, पश्तून हूँ, सिंधी हूँ, सराइकी हूँ, उन तमाम को उन्होंने कहा जनाब इनको बाहर से जो भी अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं इनको बाहर से फंडिंग हो रही है, ये गैर मुल्की एजेंट हैं,
ये उन्होंने कहा है, जिनको इमरान खान साहब पिक करके लाए हैं, चुन के आए हैं कि आपने रहमतुल आलमीन जो है ना, आपने उनको वो करना। सो उन्होंने ये डिफाइन कर दिया, जो मसूफ नए आए हैं, डॉक्टर साहब आए हैं, कि उससे लेकर सियालकोट से लेकर जेलम तक के लोग इस मुल्क के वफादार भी हैं, सिर्फ उन्हीं की वफादारी मशकूक नहीं है, बाकी जितने इस खित्ते के लोग हैं ना, आमिर साहब आप भी उनमें आते, वफादारों में आते हैं, खैर आप ना परेशान हो। नहीं, मैंने इसलिए हंसी आ गई कि मैंने अभी जिक्र किया है कि 448 पूरे सब कॉन्टिनेंट की मुसलमानों की रिजर्व सीटें थी, पूरे खित्ते से 2 सीटें मिली थी 448 में मुस्लिम लीग को, और ये आखिरी 4-5 साल में उन्हें ख्याल आया हो ये तो मुफ्त में मिल रहा है यार, पूरी लैंड ग्रैबिंग हो सकती है। 90% जो लाहौर के अंदर वेल्थ थी, कराची के अंदर, वो हिंदू सिखों के पास थी। लाहौर तो ये जो कुर्बानियां दी थी वो यूपी वालों ने दी थी, बंगाल वालों ने दी थी, ये किया था। ये हम बड़े लेट कमर्स थे, इस खित्ते के लोग आखिर में, आखिरी जो है ना इलेक्शन 44 का जो हुआ था उसमें फिर उन्होंने कायदे आज़म ने यहाँ पे मूवमेंट को ज़रा उगाया था, तो इनको ख्याल आया कि हो यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त मज़े का काम हो जाएगा, और ये मज़े का काम हो गया है, शुक्र करें। अच्छा, उसमें बहुत कम लोगों को पता होगा कि 46 में जब जो इलेक्शंस हुए थे यूनियनिस्ट पार्टी की जीती थी, मुस्लिम लीग नहीं जीती थी पंजाब में। मुनासिब सीटें ले गए थे मगर मेजॉरिटी नहीं थी बनी ना, हुकूमत नहीं बनी थी ना उनका। ऐसे सिंध में मैं देखा GM सैयद, जिसने रेजोल्यूशन पेश की थी कि सिंध को आके पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहिए, उनके साथ क्या सलूक हुआ, वो भी गद्दार बना दिए गए इस मुल्क में। वहाँ पूरे KP में आपका वहाँ पर रेफरेंडम हुआ था, रेफरेंडम के उसके तनाज़े के तौर पर वो आपके साथ मिले, आज वहाँ के लोग आवाज़ उठाएं, अपने हकूक मांगे, तो डॉक्टर साहब जो उन्होंने इंपोर्ट किए हैं अमेरिका से, वो कहते हैं सारे गद्दार हैं। अगर कोई आपके साउथ में, बलूचिस्तान में शाही जिरगा अगर ना फैसला करता और वो शायद जिरगे में 30-40 सिर्फ लोग थे, तो फिर पाकिस्तान की बका ख़तरे में पड़ जानी थी, क्योंकि एक हिस्सा अगर इस तरफ भी हिंदुस्तान का हिस्सा होता तो फिर बड़ा मुश्किल था। ऐसे बहावलपुर रियासत, ज़रा ये देखें कि इस रियासत और पाकिस्तान ने, आपने कहा ना सबक क्या सीखे, ये सबक सीखने की बात बता रहा हूँ आपको कि इस मुल्क में 50 साल बाद क्या सबक है। जिस रियासत ने सबसे अमीर तरीन जो रियासत चंद थी यहाँ पे हिंदुस्तान में, बहावलपुर रियासत उसमें थी। उन्होंने नवाब ऑफ बहावलपुर जो थे, उन्होंने आपको आके कैद आज़म साहब को वहाँ पे, इन्होंने कराची में भी अपनी रेजिडेंस ऑफर की थी, उन्होंने इनको गाड़ी भी अपनी दी थी, वो तनख्वाहें भी दी थी। हिस्टोरिकल फैक्ट हैं। इस वक्त आप लाहौर चले जाएं, इस्लामाबाद देख लें, पिंडी, कराची, जो सबसे ज़्यादा गरीब तबका आपको मजदूरी करता हुआ मिलेगा वो आपको बहावलपुर के या लोधरा के या वहाँ के लोग मिलेंगे, जो सबसे अमीर रियासत थी। आपने पूरे आपको याद होगा जब इन्होंने आके 1 यूनिट बनाया और उसको बाद आके दोबारा सूबे बहाल किए। ये चलाकी देखें जो साउथ के साथ की गई, या लोग जिसे गुर्बत बढ़ी है, बाकी सारे सूबे बहाल हो गए हैं, बहावलपुर रियासत बहाल नहीं की। आज भी साउथ में अगर सूबा मांग लिया जाए तो वो डॉक्टर साहब जो रहमतुल्लाह आलमीन के नए सरबराह बनाए गए हैं, वो कहते हैं अगर अपने हकूक भी मांग रहे हैं ना आप, इसका मतलब है आप वहाँ से वो कर रहे हैं, कोई अपने मुल्क से कोई खुदा न खासा गद्दारी और फॉरेन फंडिंग ले रहे हैं। ये वो लेसन हैं, सबक आपने सीखे हैं। बलूचिस्तान में भी वहाँ नज़र आ रहे हैं, आपको सिंध में भी नज़र आ रहे हैं, आपको यहाँ पे एक उसमें KPK में एक हम बच गए थे, सरायकी रह गए थे कि शायद अपने हक के लिए सूबा मांगना, उन मसूफ ने भी ठप्पा लगा दिया। उनकी आई है वीडियो, आई है, उस पर नुसरत जवेद साहब ने बड़ा अच्छा लिखा है, कुछ और लोगों ने उनको थोड़ी सी कुछ शर्म दिलाने की कोशिश की है कि अपने हकूक मांगना जो है, अपने आके राइट के लिए बात करना, कोई आपके उससे मुल्क से गद्दारी नहीं होती। सो एस्टेब्लिशमेंट ने और इनके आगे जो इस तरह के पौधे हैं, उनका नैरेटिव जो बना दिया गया है, जो अपने हक की बात करेगा, अपने साथ होने वाली ज्यादती पे थोड़ी सी आवाज़ उठाएगा ना, वो इस मुल्क का गद्दार भी है, उसको जनाब फिर आप सजाएं भी दें। बहरहाल मेरा इसको लास्ट ये है, कोई सबक नहीं सीखे गए, ना सबक सीखने की हमारे अंदर कैपेसिटी है। वही फैसला वाली बात है जनाब, पाकिस्तान ऐसे ही चलता रहेगा और इसी तरह हम गलतियां भी करते रहेंगे और फिर इसी तरह डिबेट्स हो रही होंगी कि जनाब हाँ जरा बताइएगा क्या सबक सीखें। ये सब मैंने 4-5 सबक आपको बता दिए। जोर सारा इस पे है कि लेबल कर दिया जाए, बजाय इसके कि उन कंसर्न्स को टाइमली एड्रेस करें, टाइमली एंगेज करें चीज़ों के साथ, ताकि मसले तो हैं, मसलों को इस तरह से छुपाया नहीं जा सकता। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे इस रिपोर्ट के बारे में, अगर वक्त हुआ, और शब्बर जैदी ने क्या कहा इसके ऊपर भी बात होने की ज़रूरत है। ब्रेक के बाद इसके ऊपर डिस्कशन जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बात करेंगे, शब्बर जैदी ने आज बहुत कोई इंपॉर्टेंट बातें की, क्या बातें की ज़रा थोड़ा सा सुन लेते हैं, उसके बाद आमिर साहब से इस पर एनालिसिस लेते हैं। ये जो मेरा जो कंक्लूजन है वो ये है कि ये एंटिटी जो है ये बैंकरप्ट है, पाकिस्तान एज एंटिटी बैंकरप्ट है सर। और ये हम जो बोलते हैं अकाउंटिंग में, ये गोइंग कंसर्न नहीं है इस पोजीशन में आज। मतलब हम कहते रहे कि बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, बड़ा अच्छा मुल्क चल रहा है, बड़ी कामयाबी हासिल कर ली,
हमने तब्दीली ले आए हम, मगर दिस इज़ रॉन्ग। इन माई व्यू द कंट्री इज़ एट द मोमेंट बैंकरप्ट एंड इट इज़ नॉट अ गोइंग कंसर्न। द बैलेंस जो आप इस वक्त अगर इसको अकाउंटिंग टर्म में बनाएंगे तो ये कंट्री बैंकरप्ट है। जब आप पहले डिसाइड कर लें कि यार ठीक है ये आज बैंकरप्सी पे हम चले गए हैं और इसके आगे हमें चलना है, ये ज़्यादा बेहतर है बनस्बत इसके कि आप कहें नहीं जी ठीक है अच्छा चल रहा है जी, मैं बड़ा अच्छा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये ले आऊँगा, वो ले आऊँगा। ये सब लोगों को धोखा देने वाली बातें हैं। जी आमिर साहब। जी, शब्बर भाई जो है ना मेरे तो बड़े फेवरेट हैं, और वो आजकल ये उन्होंने 1-2 दिन पहले तकरीर फरमाई है और इस तरह की काफ़ी सारी तकरीरें फरमा रहे हैं जिससे कि हेडलाइंस बने और जिससे कि वो नज़र आए टीवी पे आप और हम डिस्कस करें। क्या वो बिल्कुल गलत नहीं रहे हैं। ये किसको नहीं पता कि पाकिस्तान दिवालिया हो गया। ये अभी कल क्लास साहब जो याद फरमा रहे थे कि हफीज़ पाशा साहब को कोट करते हुए कि 2018 में जब आपका सारा इंटायर डिफेंस बजट जो है कर्ज़ों से हो रहा हो तो उसी को दिवालियापन कहते हैं। और जब सारी आपके टोटल जितने रेवेन्यू हैं और आपका कर्ज़ा जो है उससे ज़्यादा हो रहा हो और जो इंटरेस्ट के फिगर्स हैं उससे आप मुल्क चला रहे हों तो फिर तो उसको दिवालिया कहते हैं। मगर जो ये सलूशन दे रहे हैं कि जी अपने आप को दिवालिया मान लिया जाए, वो इतना आसान नहीं होता अपने आप को दिवालिया डिक्लेयर करवा लेना। छोटी कंपनियों के लिए तो ठीक होता है, मगर दुनिया की तारीख में कई मुल्क हैं, मैक्सिको ये वो, जिन्होंने अपने आप को दिवालिया करवा लिया था, अर्जेंटीना वगैरह, क्योंकि वो यहाँ तक आगे थे। हमारे बुरे हालात हैं मगर अभी हम यहाँ तक नहीं आए और हम एक न्यूक्लियर कंट्री हैं, हम नहीं अफोर्ड कर सकते, सो वो नहीं है। दूसरा ये है कि हमारे शब्बर भाई जो है ना उनको एक बहुत ज़्यादा अफसोस है कि वो ये नौकरी छोड़ गए। वो ना छोड़ने के बाद उनको एहसास हुआ कि ओहो मुझे ये छोड़नी नहीं जानी चाहिए थी। आपको याद होगा कि हमने अपने एक इंटरव्यू में उनसे पूछा था कि आप ये जो इतनी मुश्किलात बता रही हैं और ये जो उसका हल भी तजवीज़ कर रहे हैं तो आपने ख़ुद क्यों छोड़ के चले गए थे। तो उनका जवाब बड़ा मज़ेदार था। उनका मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि तुम वहाँ क्या कर रहे हो, तुम घर वापस पे आ जाओ। तो अपनी दफ़ा जब भी उनके हाथ में ये मौका आया था और अगर उनकी दानिश में ये इतने हालात ख़राब हैं, उनकी काबिलियत इस तरह की थी कि वो दुरुस्त कर सकते हैं, फिर अम्मी के कहने पे इस उम्र में घर वापस नहीं जाते हैं। और अगर अम्मी के कहने पे घर चले जाएं तो अम्मी के कहने पे फिर जो है ना ज़्यादा इस तरह की तकरीरें भी ना करें, करके दिखाना चाहिए था, पहली बात। दूसरा, कोई उनकी जो बाकी भी क्रिटिक है उसके साथ इख्तलाफ नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल ये जो हालात हैं इसमें एक तो ये जो टोटली इनका बयानिया गवर्नमेंट का जो नैरेटिव आता है कि जी कमोडिटी प्राइस इंटरनेशनल में पूरी दुनिया में महंगाई है, बिल्कुल काफ़ी सारा, थोड़ा सा तो ठीक है, काफ़ी सारा गलत है। भाई इंडिया में भी तो महंगाई आई है, वहाँ 2%, 4%, 6% वहाँ क्यों है? वहाँ भी तो वही कमोडिटी प्राइसेस हैं और ये ज़्यादातर मैन मेड है। हमने अपने एग्रीकल्चर पे फोकस नहीं किया और सबसे ज़्यादा एनर्जी, सबसे बड़ा फैक्टर हमें जो मार पड़ी है। हमारे जैसे रिपोर्टर टाइप लोग भी पिछले 5-6 माह से, क्या 2 साल से शोर में चाह रहे हैं कि खुदा के लिए एनर्जी ठीक कर लें। 20-22 बिलियन डॉलर की आपके सबसे बड़ी इम्पोर्ट ये है। और इस वक्त जो क्राइसिस चल रहा है ये सबसे बड़ी वजह उसकी वो एनर्जी के अंदर इनकी गलत टाइम पे बाइंग ना करना, गलत टाइम पे पॉलिसी ना बनाना। अभी भी कोई पॉलिसी नहीं है, हर साल लोड शेडिंग हो रही है, बिजली की भी और गैस की भी, और इनका कोई बहाना नहीं। पिछली गवर्नमेंट का बहाना था कि जनाब हमारे पास प्लांट्स नहीं है, प्लांट्स उन्होंने लगा दिए, टर्मिनल उन्होंने लगा दिए, चाहे ठीक है कुछ सवाल आता है कि वो टर्मिनल बनाने में कुछ लोगों ने पैसे बनाए गलत दिए, मगर बन गए। इनके पास स्टोरेज ना बनाने का, पाइपलाइन ना बनाने का और पॉलिसी ना बनाने का और सही बाइंग ना करने का कोई बहाना नहीं है। और अब जो है अभी हालत ये हो गई है, ये आज की खबर है, एप्टमा की ये प्रेस रिलीज आ गई है। उन्होंने कहा जनाब हमारी जो है ना तकरीबन हमसे नहीं चल पा रहा और जो है 70% के करीब जो है ना हमारे प्लांट जो है ना वो बंद होने जा रहे हैं। हमारे से वादा किया गया था कि दिसंबर के तक जो है ना हम आपको ये फ्री और सस्ती गैस देंगे और गैस हम बिजली पे सिर्फ वो जो कह रहे हैं बिजली पे चलाएं। उन्होंने कहा नहीं, हमारा काम ये है कि पानी हमें गर्म करना पड़ता है और उसके लिए हमें गैस चाहिए, हीट एंड स्टीम चाहिए होती है, वो गैस से नहीं बनती है। और ये तो एप्टमा वाले तो ताकतवर लोग हैं, ये शोर मचा लेते हैं, अपैरल वाले या बाकी इंडस्ट्री वाले वो शोर नहीं मचा पा रहे। और यही हम कह रहे थे कि ये नहीं है कि सिर्फ लोगों के चूल्हे नहीं जल रहे, इस वक्त पाकिस्तान में
तारीखी जो है सर्दी भी पड़ रही है, और इस तरह की लोड शेडिंग पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई, इस तरह की महंगाई पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई है, इस तरह की मिस हैंडलिंग पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई है, इतनी बरूसी वो नहीं है। और उसके बावजूद आज एप्टमा, मैं नहीं, आगे तो कह रहे थे ना हम झूठ बोल रहे हैं कि जी ये हमाद अजहर साहब के झूठ को पकड़ा है। आज एप्टमा ने कहा है, ये ट्वीट्स की हैं कि हमाद अजहर साहब झूठ बोल रहे हैं, कि इन्होंने कहा है कि सिर्फ कैप्टिव प्लांट्स की जो है ना हमने बंद की हुई है, इन्होंने बाकी प्लांट्स की भी बंद की हुई है और हमारा कारोबार नहीं चले। इसका खलास ये है, नुकसान ये है कि आगे जब आपका कारोबार नहीं चलेगा तो आपका ये इकोनॉमिक बहरान मज़ीद बढ़ेगा, महंगाई और बढ़ेगी, जिससे और मुश्किलात आएंगी। ठीक है, मुश्किलात की कौन सी पीक है जिसकी तरफ हम जा रहे हैं, इसके ऊपर क्लासेस साहब का पॉइंट लेना बहुत ज़रूरी है। इमरान साहब की ये चुनी हुई टीम है, शब्बर जैदी हैं, हमाद अजहर हैं, और मुल्क की इकॉनमी कहाँ जा रही है, इसके ऊपर मज़ीद बात करते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आमिर साहब, कुछ हमारे पास ये जो अपडेट्स चल रही हैं उसके हवाले से, खानेवाल में इस वक्त PMLN जो है वो लीड ले रही है, और ऑलमोस्ट जो अभी तक के नताइज हैं उसमें जो पिक्चर नज़र आ रही है 10,000 की ऑलमोस्ट लीड है। और नौरीन डाहा जो है वो PTI की कैंडिडेट हैं, PTI की तरफ से ये स्ट्रॉन्ग सीट थी उनकी। और अगर थोड़ा सा फिगर्स को देखें तो 153 में से 183 में से 153 पोलिंग स्टेशन का अभी तक नतीजा आ गया, और 38,000 कुछ जो हैं वो वोट इस वक्त नून लीग के हैं, 26,000 कुछ जो हैं वो PTI के हैं, 11,000 कुछ PPP के हैं, और 8,000 कुछ TLP के हैं। सो अनऑफिशियल ऑफ कोर्स, बिल्कुल अभी मुकम्मल नतीजे आने बाकी हैं, लेकिन जो इस वक्त की सिचुएशन है उसमें PMLN सीम्स लीडिंग। जी, अभी मुकम्मल नतीजा आने वाला है और ये अनऑफिशियल नतीजा है, मगर ये जो ट्रेंड नज़र आ रहा है इससे मुश्किल लगता है कि ये गैप 10,000 पे 10,000 वोटों का 12,000 वोटों का जो कि नून लीग जीत रही है और PTI हार रही है, ये कवर करना मुश्किल लगता है। अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो ये बहुत ही अहम नतीजा हो जाता है। वरना कई दफ़ा होता है ना, बाई इलेक्शन को कहा जाता है कि जी वो एक दूर अफ्तादा खानेवाल के अंदर हो रहा है तो इसकी कोई वो वैल्यू नहीं है, मगर ये बाई इलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है। पहली बात तो ये है कि इसके अंदर जो कैंडिडेट स्विच हो गए थे, जो नून लीग के निशात साहब थे उनकी साहबजादी जो हैं वो PTI में आ गई, और PTI के जो थे राना सलीम साहब वो नून लीग में चले गए और नून लीग में वो जीत गए। अब ये PTI की सीट थी जो कि जाती नज़र आ रही है नून लीग की तरफ। पहले तो ये एक रिकॉर्ड चल रहा था कि अपनी जितनी भी पंजाब के अंदर नून लीग ने सीटें हैं वो जीती थी। सिर्फ दरमियान में एक हुआ था कि सियालकोट के अंदर एक MPA की सीट जो है PTI जीत गई थी, और क्योंकि कश्मीर के इलेक्शन के अंदर भी जो पंजाब के अंदर सीटें थी वो भी जीत गई थी, तो उससे ये तासुर बनाने की कोशिश की जा रही थी कि एज इफ नून लीग थोड़ी सी नीचे जा रही है। तो वो तासुर ना सिर्फ के ज़ायल हो जाता है बल्कि मज़ीद तक़वियत इस बात को पहुँचती है कि ये PTI की सीट थी। PTI अपनी सीट नून लीग के पास अपनी गवर्नमेंट होते हुए चली जाए। और ये भी याद रहे कि ये लार्जली जो है खानेवाल है ये मोस्टली सराइकी बेल्ट में है, तो उसमें उस्मान डार साहब, जो उस्मान साहब को आप जो लाए थे DG खान से सराइकी, उसमें सराइकी बुजदार जो है पर सराइकी लाइके से, मगर ये था कि शायद वो उसमें से वोट खींच लें, तो ये आपको ये जीते ही पंजाब में अपने सराइकी बेल्ट की वजह से थे, और इनको सराइकी बेल्ट से मार पड़नी शुरू हुई। एक ये, दूसरा ये है कि खानेवाल से अभी खबरें आ रही थी कि हिराज फैमिली वहाँ पे बड़ी डोमिनेट करती रही है। फ़खर जमान साहब कोई 10-20-30 साल बाद जो है ना इलेक्शन वहाँ से दोबारा जीते थे इस दफ़ा। तो हिराज अहमद हिराज का मैं पढ़ रहा था कि वो पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं, और रज़ा यार हिराज भी शायद कोई पता नहीं वो भी पार्टी किस पार्टी में जाए, वो इस दफ़ा हार गए थे। तो अगर हिराज भी चले जाते हैं और जो है ये डाहा भी हार रहे हैं, ये बड़ी पार्टीज़ हैं वहाँ पे, तो फिर एक तो ये PTI के हालात पंजाब के अंदर मखदूश है। दूसरा लास्टली कि आगे आ रहा है बाई इलेक्शन,
और ये बहुत बड़ा एक है, इनको अगर करवाना पड़ जाता है, अगर करवाएंगे तो वो क्योंकि अदलिया का प्रेशर है कि करवाना पड़े, उसको डिले कर रहे हैं। अगर इनको करवाना पड़ जाता है तो ये कोई इंडिकेटर पहला जो है इनके लिए कोई अच्छा नहीं आया पंजाब के अंदर, क्योंकि सारी गेम पंजाब के अंदर होनी है, यहीं से फैसला होना है और सराइकी बेल्ट के अंदर ख़ास तौर पे ये फैसला होना है। तो ये बाई इलेक्शन जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कास साहब का ये ख़ास बेल्ट है और ये कल से ये इनका आज कॉलम भी छपा हुआ है कि जनाब ये MMA रोड जो है, मियाँ वाली मुजफ्फरगढ़ रोड जो है, ये इसके पीछे जो है ना आप 118 अरब रुपए दिए हैं कितने किलोमीटर के लिए? 425 किलोमीटर 425 किलोमीटर के लिए। मजाक और वो इनको काफी लोग कह रहे थे कि देखे जी आपकी डिमांड पूरी कर दी। ऐसे क्लास साहब के घर की कोई सड़क थी तो इनका ये कहना है कि इससे तो मिट्टी भी पूरी नहीं होगी। तो सराइकी एरियाज में जब आप देंगे नहीं, और ये यही खिता जो MMA वाला खिता है 50 के करीब जो है या MNA और 100 के करीब MPA सिर्फ इधर से आ रहे हैं और ये दूसरी तरफ है बिल्कुल। दिस इज दी ईस्टर्न साइड ऑफ सराइकी बेल्ट। खानेवाल जो है ये बिल्कुल ये वेस्टर्न है लैया सराइकी बेल्ट की, और ये ईस्टर्न बेल्ट है, बॉर्डर के ऊपर है इंडिया के तकरीबन जो है। तो दोनों तरफ से अगर ये मार पड़ रही है और ये वाले रुझान चल रहे हैं, देन इट्स ट्रबलिंग टाइम फॉर PTI। सर टाइम कम रह गया और नहीं, बड़ा अच्छा उमर साहब ने एनालिसिस किया। मैं सिंपल कहूँगा, बुज़दार साहब जो है ना, पहली तो बात है वो सराइकी लिंक पे है नहीं है, ना वो खुद को सराइकी समझते हैं। अच्छी बात है उनका बलोच स्पीकिंग, वी रिस्पेक्ट हिज लैंग्वेज एंड हिज क्लाइंट इज वो जो है उनकी सराइकी उनकी सेकंड लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। इसलिए कभी आपने उनके मुंह से नहीं सुना होगा कि आई एम सराइकी, आपने कभी नहीं उसमें देखा होगा। सो अगेन ही हैज़ ऑल द राइट्स। हम हमारे बलोच भी भाई हैं हमारे सारे। सो एक तो ये किया। दूसरा, वो अपने उसमें हल्के में सिर्फ अपने काम कर रहे हैं और अपनी अगली सीट पक्की कर रहे हैं। वो कि मैंने MP अगली दफ़ा बनना है। फिर इमरान खान साहब का चांस बन गया तो ऐन गैन नैन के हवाले से तो फिर कोई वो बनेगा। अब यहाँ देख लें कि इनकी जो वहाँ पे थी, अभी आज ही खबर छपी हो लइये की, चलो मैं एक उसमें ज़ाती एक और बात कर लेता हूँ कि ऑर्डर कराए गए हैं यहाँ उस्मान बुज़दार साहब ने कराए। देखें ये इसके बाद आके कैसे जीतेंगे इलाके से PTI कि वहाँ पर जितना ICU के बेड्स, वेंटिलेटर्स और दीगर जो उसके हैं, हमारा वहाँ DHQ जो है ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लइये का जो है, वहाँ से सारा सामान उन्होंने कहा जनाब ये जो आपके पास पड़ा हुआ है 4 बेड हैं, वेंटिलेटर हैं, ये शिफ्ट करें तौसे में। ये ऑर्डर है मेरे पास, कॉपी है, और ये कंफर्मेशन की है पंजाब हुकूमत ने कि वक्ती तौर पर लोन ले रहे हैं, बारो कर रहे हैं। बारो करने के लिए भी लइया मिले, लइये में ना बंदे रहते हैं, ना इंसान रहते हैं, ना वेंटिलेटर चाहिए, ना ICU के कोई वहाँ इक्विपमेंट्स चाहिए। और बाकायदा उनके स्पोक्स पर्सन ने कहा जी कुछ दिनों के लिए हमने मांगा है। इससे पहले बसें थी सर, वो यहाँ से इन्होंने मंगवा ली। लोधरा की कोई वहाँ बसें थीं, वो उन्होंने DG खां और वहाँ तौसा मंगवा ली। ये भेजे गए थे कि आपके लाहौर के फंड में से कोई थोड़ा सा लैया, मुजफ्फरगढ़, उसके बाद तौसा, मियाँ वाली, आपके उसको बहावलपुर, लोधरा, खानेवाल, साहिवाल या इवन सेंट्रल पंजाब, जेलहम वगैरह आपके जो भी हैं यहाँ पे आपके डिस्ट्रिक्ट, इनके लिए कुछ करेंगे। वो पता ये चला है कि जनाब उन्होंने बुज़दार साहब की नई पॉलिसी के तहत उन्होंने जो पहले वहाँ पे है डिस्ट्रिक्ट लैया में कोई वहाँ इक्विपमेंट जो शहबाज शरीफ साहब दौर में कोई दिए गए थे, उन्होंने आज ऑर्डर करवा के वो भी तौसे मंगवा लिए हैं कि भाई साहब वहाँ दे दिए जाएं। वो भी फंड जो हैं अपने ही उन्होंने वो अगर कहते हैं लोगों के अपने लोगों को जेबें काटना शुरू हो गए। उसके बाद PTI कहे कि हमें वोट दें और हम सीटें दें, क्यों वोट दें? ये जो MM रोड है जिसकी आमिर साहब ने बात की है, ये 425 किलोमीटर का है, ये 5 डिस्ट्रिक्ट में से सड़क गुजरती है और PTI इन्हीं ही रोड से जीत के आई है। 18 रुपया दिया जिसपे मट्टी भी पूरी नहीं होती। ये इश्यूज जिनको एड्रेस करने की जरूरत है। अदरवाइज जो इस वक्त सिचुएशन नजर आ रही है वो यही है कि PTI अपनी सीट जो उनकी अपनी स्ट्रॉन्ग सीट है उसको बचा नहीं पा रही पंजाब में। तो यही फिर आगे रिफ्लेक्शन आगे भी नजर आएगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।